नमस्कार। कल हम उन लोगों ने सेल टॉपिक ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक टिश्यू यानी कि ऊतक। आप सब जानते हैं कि कई सारे जब सेल आपस में एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उससे टिश्यू का निर्माण होता है। तो आज हम टिश्यू के जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर वाले बनते हैं उन सब का चर्चा हम करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें कुछ बचने ना पाए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं। पहला हम जानते हैं ऊतक दो प्रकार से पढ़ना हमको है, जंतु ऊतक और क्या पढ़ना है, पादप ऊतक। तो हम देखते हैं पहले पादप ऊतक। ऊतक यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऊतक में। ऊतक टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एनग्रीव ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान उत्पत्ति एवं संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई साहब? ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। एक प्रकार के नाम हैं। विभज्योतक को हम देखते हैं। वह कौन सा पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निरंतर उत्पादन करता है? अथवा इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दूसरी तरीके से, कौन से ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभेदित होती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं हैं? विभज्योतक ऊतक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विभज्योतक पादप के भिन्न भागों में पाए जाते हैं, वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि विभज्योतक ऊतक किन भागों में पाए जाते हैं, तो वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। जहाँ पे ग्रोथ करता है प्लांट वहाँ पे विभज्योतक ऊतक पाया, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं और उससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ हुआ करता है। अब हम देखते हैं पादप ऊतक को, थोड़ा सा इसके चार्ट को देख लेते हैं कि इसको कैसे बांटा गया है। तो पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है विभज्योतक ऊतक, दूसरा अस्थायी, जैसा कि ऊपर प्रश्न आ चुका है इसके बारे में। अब देखिएगा, विभज्योतक ऊतक को बांटा गया है तीन भागों में। पहला है शीर्षक विभज्योतक, दूसरा है अंतर्दिष्ट विभज्योतक, तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। अगर हम बात करें अस्थायी ऊतक की इसमें, तो अस्थायी ऊतक को दो भागों में, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। सरल को बांटा गया है तीन भागों में, मृदु ऊतक, स्थूल कोणोतक और तीसरा है क्या है, दृढ़ ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में दो प्रकार के आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम आपने पढ़ रखा होगा कि जो भोजन होता है और जो जल होता है पानी में, ये जाइलम और फ्लोएम ही पहुंचाते हैं। जो जाइलम जो होता है वो पौधों में उसके जड़ से लेकर ऊपरी भाग यानी कि तने के और पत्ती तक सब में जल को पहुंचाने का काम करता है। जाफार जल। और फ्लोएम यानी कि जो होता है, ये ऊतक क्या करते हैं, पौधे की जड़ से लेकर उसके टिप तक यानी कि शीर्ष तक भोजन को यानी कि खनिज लवण को पहुंचाने का काम करते हैं, फ्लोएम। तो आप याद रखिएगा, जा फार जाइलम, जाइलम फार जल। जल यानी कि जल पहुंचाने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं, जाइलम। और फा फार फल यानी कि भोजन मान लीजिए आप ट्रिक के हिसाब से। तो फ्लोएम क्या करता है, सभी भोजन को यानी कि पौधे के भोजन को उसके टिप से लेकर रूट तक पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तने व जड़ों के शीर्ष पर पाए जाने वाले परिवर्धनशील ऊतक क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन को अगली प्रकार से पूछ सकता है, पादपों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल विभज्योतक जो होता है, ये उसको लंबाई में बढ़ने के लिए मदद करता है, वृद्धि करने में। अगला है, पत्तियों के आधार एवं टहनी के नोड्स पर कौन सा विभज्योतक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है, अंतर्वेशी विभज्योतक, जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप का तना या जड़ का घेरा किस ऊतक की उपस्थिति के कारण चौड़ाई या मोटाई में बढ़ता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक। इसको अगले प्रकार से पूछ रखा है, कार्क कैम्बियम की उत्पत्ति किससे होती है? तो पार्श्व यानी कि लेटरल विभज्योतक से होती है। ठीक है। लेटरल मतलब साइड से जो मोटाई उसकी होती है, ये पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। विभज्योतक के विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप तथा आकार लेने की प्रक्रिया को
क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊतक के प्रकार के। दो प्रकार से हमने देखा था, तो हमने पहला पढ़ लिया है बीजोतक, दूसरा पढ़ते हैं अस्थायी ऊतक में। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर में, इसको देखते हैं। मृद ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा की पतली कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों में पाए जाते हैं सेलुलोज। आगे देखिएगा, पादपों में सामान्य रूप से भोजन एवं जल कहाँ संग्रहित रहता है, तो किस में रहता है, भोजन एवं जल मृद ऊतक में संग्रहित रहता है। आप अगला प्रश्न जो देखा था, मृद ऊतक जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज से बनी होती है। आप जानते हैं सेलुलोज ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट में मजबूती देने का काम करता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जलीय पादपों में वायु तक यानी कि एरेनकाइमा किसका रूपांतरण है, तो मृद ऊतक का है। वायु तक का जलीय पादपों में क्या महत्व है, तो वायु ऊतक का जलीय पादपों में ये महत्व है कि तैरने एवं गैसों के विनिमय यानी कि एक्सचेंज में मदद करते हैं। कौन, वायु ऊतक, इसका नाम ही है वायु ऊतक, तो तैरने का और गैसें विनिमय करने का काम करेगा। पौधों में किस ऊतक की उपस्थिति के कारण लचीलापन होता है, तो कौन से ऊतक की उपस्थिति के कारण होता है, कोलेनकाइमा, या इसको अगला नाम कहते हैं स्थूल कोण ऊतक के कारण। ठीक है, यानी कि कोलेनकाइमा आप याद रखिएगा, आपको सही रहेगा। स्थूल कोण ऊतक की कोशिका भित्ति पर किसका जमाव होता है, पैक्टिन का होता है। स्केलेट्स या स्टोन कोशिकाएं किसका रूपांतरण है, इस क्वेश्चन को अगले तरीके से पूछ सकता है, कौन सा पादप ऊतक मृत होता है, या पूछ सकता है कौन सा पादप ऊतक सुरक्षा एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो आप जान सकते हैं इसको बोलते हैं स्केलेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक। सहायता करेगा तो दृढ़ होगा ही, मजबूत होगा ही, इसको बोलेंगे स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं, अथवा इसको अगले प्रकार से पूछ सकता है, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, जिसको हम पोषवाह ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पादपों में खाद्य पदार्थों का, देखो आ गया ना क्वेश्चन जो पहले हमने बताया था, जाइलम फ्लोएम, तो देखो फ्लोएम यानी कि खाद्य पदार्थ, फल, हमने कहा था ट्रिक याद रखिए, फल से यानी खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। किस पादप कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो चलनी नलिका यानी कि स्वीप ट्यूब जो कहा जाता है में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। रबड़ यानी रबड़, रेजिन, तेल, गोंद आदि का श्रावण करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, स्रावी ऊतक कहलाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ों पे जो गोंद निकलता है चिपचिपा सा, ये सब कौन निकालते हैं, स्रावी ऊतक निकालते हैं। वृक्षों की वायु किसकी संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वृक्षों की जो आयु होती है ना, ये इसमें आपने जब पेड़ों को देखा होगा तो इसमें वलय यानी कि छल्ला बना होता है। जब पेड़ कभी कटे तो उसमें आप देखिएगा एक रिंग लाइक उसमें छल्ला बना होगा, तो उसके कारण आप वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जितने छल्ले होते हैं उतने साल का पेड़ माना जाता है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पे, इस पे लिखा ही साफ साफ है वार्षिक वलय, यानी कि एक साल में एक छल्ला बनता है। एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा, कार कैम्बियम का नाम अभी आया भी था एक बार, कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, आगे है जाइलम का कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है, तो वो जाइलम तंतु जो होता है जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है, परंतु जाइलम करता है। इसका एक तंतु है, एक घटक है, छोटा सा हिस्सा जो जाइलम तंतु कहा जाता है, वो कार्य नहीं करता। जाइलम की कौन सी कोशिकाएं भोजन का संग्रहण करती हैं, वो क्या है, पैरेन्काइमा। जटिल पादपों का स्थलीय वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशिष्ट गुण क्या है, वो है सहमानी ऊतक। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। जंतु ऊतक देखते हैं, हमने पादप ऊतक पढ़ लिया, अब देखते हैं जंतु ऊतक क्या करते हैं, इनका भी काम देख लेते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम देख लेते हैं वन लाइनर वाले।
जंतु ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकार्ट ने। देखिए पादप ऊतक का एनग्र्यू ने, लेकिन जंतु ऊतक का किसने किया था? विकार्ट ने किया था। प्रोटीन ऊतक अंग जीव क्रम है बढ़ती जटिलता का। जैसे प्रोटीन ऊतक जब बढ़ेगा तो वो जटिलता होता जाएगा उसके अंदर। उपकला ऊतक पढ़ते हैं इसमें, जंतु ऊतक में उपकला ऊतक। पहला क्वेश्चन है स्वच्छा श्रावण अवशोषण उत्सर्जन आदि कार्य कौन से ऊतक करते हैं? अथवा इसको अगले बार से पूछ सकता है अगले तरीके से, भ्रूणीय परिवर्धन के समय सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक कौन सा है? उपकला ऊतक है। हार्मोन्स एंजाइम व श्लेष्म यानी कि इसको म्यूकस कहते हैं का स्रावण तथा ग्रंथियों का निर्माण कौन सी उपकला कोशिकाएं करती हैं? तो कौन सी करती हैं? ग्रंथिल उपकला ऊतक। मानव त्वचा कौन से ऊतक से निर्मित होता है? तो स्तरित सल्की उपकला ऊतक से। जो हम मानव का त्वचा होता है तो किससे? सल्की उपकला ऊतक से। ये अस्तर दर अस्तर लगे होते हैं। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। आप जानते हैं एपिडर्मिस डर्मिस इसके नीचे होता है एपिडर्मिस के। ये कई परतों से हमारा त्वचा मिलकर बना होता है। रुधिर वाहिनियों का आंतरिक स्तर कौन सी उपकला का बना होता है? तो सरल सल्की उपकला का यानी कि सिंपल स्क्वैमस उपकला का। जनदों की जनन उपकला किससे बनी होती है? सरल घनाकार उपकला से। कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? सरल इक्वेमस एपिथेलियम। ये RRB ग्रुप डी में आ चुका है। मानव शरीर का कौन सा भाग सल्की उपकला से अस्तारित नहीं होता है? वृक्क नलिकाएं। अब हम देखते हैं उपकला ऊतक के बाद संयोजी ऊतक। जंतुओं में सहारा संयोजन व संवहन का कार्य कौन से ऊतक करते हैं? संयोजी ऊतक करते हैं। संयोजी ऊतक का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है? तो किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। मैक्रोफेज एवं मास्ट कोशिकाएं किसका भाग होती हैं? तो अंतराली यानी कि एरियोलर का भाग होती हैं। अंतराली ऊतक का भाग होती हैं। कौन सा ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है? अंतराली यानी कि एरियोलर। एंटी एलर्जिक हिस्टामिन कारक का उत्पादन कौन करता है? तो मास्ट कोशिकाएं करती हैं। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? वसा ऊतक का, एडिपोज टिश्यू का बना होता है। हम सब भी जानते हैं हमारी बॉडी में जब कभी पेट का देखिएगा, पेट बाहर निकल आता है, बहुत से थुलथुलापन हो जाता है, उसमें भी एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं। जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो जमा होते जाता है, जिसे हम एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक बोलते हैं। मांसपेशियां हड्डियों से किस ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं? तो किससे जुड़ी होती हैं? टेंडन यानी कि कंडरा द्वारा। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कांड्रिन है। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कांड्रोब्लास्ट कहलाती हैं। अस्थि के मैट्रिक्स का कार्बनिक भाग क्या कहलाता है? ओसीन कहलाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैवर्सियन नलिका तंत्र किससे संबंधित है? अस्थि से संबंधित है। रुधिर व लसिका किस प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं? सहमानीय संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं पेशीय ऊतक। लास्ट टॉपिक है, बस ये खत्म होने वाला है। पेशीय ऊतक में देखते हैं शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? या इसको पूछा जा सकता है अगले प्रकार, जीवों के शरीर के अंगों की गतिशीलता एवं गमन एवं का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो पेशीय ऊतक करता है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर है 3 प्रकार की होती हैं। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेशीय ऊतक में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एक्टिन एवं मायोसिन
पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, एक्टिन और मायोसिन पेशीय ऊतक में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कंकालीय पेशी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? रेखित पेशी कहा जाता है। अरेखित पेशीय ऊतकों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? चिकने पेशीय ऊतक कहा जाता है। आंतों में होने वाली क्रमांकुचन गत का कारण कौन सी पेशी है? अरेखित पेशी ही है। हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी का उदाहरण है? अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। अनैच्छिक पेशी जो होती है वो अपने अनुसार कार्य करती है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, मस्तिष्क का सीधा कंट्रोल होता है। मतलब इस पे हम अपने विल पावर के द्वारा, इच्छा के द्वारा कोई भी वर्क नहीं कर सकते इच्छा शक्ति के साथ। ये इच्छा शक्ति के विरुद्ध यानी कि अपने आप वर्क करती है, इसको हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। हृदय से आपका धड़कता रहता है, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। आपको हमने पिछले भी क्लास में बताया था, सेल जब पढ़ा रहा था, कि जो तंत्रिका होती है इसका जो यूनिट होता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। हमने किडनी का बताया था नेफ्रॉन, याद रखिएगा आप। तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है? तो एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा से होती है। किसकी अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है? देखो हमने कहा था ये तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होती है? विभाजन की क्षमता, डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब कभी इसमें ब्रेन वगैरह में चोट लग जाता है तो वो भर नहीं पाता, इंसान लगभग क्या होता है, ब्रेन हैमेज होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। श्वान कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूरीलेमा कोशिकाएं भी इसे कहते हैं। चलिए भैया, ऊतक को हमने फिनिश कर लिया, बस एक टॉपिक में ख़त्म किया, थोड़ा लेट लगा, 16 मिनट लगभग वीडियो चल चुका है, 17, कोई बात नहीं, पर ख़त्म होगा टॉपिक। आप इतना पढ़ के रखिएगा, ऊतक से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आपको यहीं से देखने मिलेगा। नमस्कार।